अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब? पेपर्स की अच्छी से तैयारी हो रही होगी। तो कंटिन्यू करते हैं हम जहाँ से हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो हो गए थे। उससे आगे हमने अब कौन सा एमसीक्यू डिस्कस करना है। हमारा पिछले वाला जो एसएलओ है वो कंप्लीट हो गया था, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज का। और नेक्स्ट एसएलओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आपके पास लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। तो ये वाले एसएलओ शुरू हो रहे हैं। तो देखते हैं क्या है इस एमसीक्यू में। एमसीक्यू नंबर 25। For the given equations, x minus 3y is equal to 9 and x plus 3y is equal to 15. Simultaneous linear equations है और हमें किसी एक वेरिएबल के बारे में कहा गया कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Simultaneous linear equations में मैं आपको बताऊं कि किस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशंस होती हैं टू वेरिएबल्स के साथ, ठीक है। तो उनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस भी कहा जाता है। तो डिफरेंट मेथड होते हैं हमारे पास इसको सॉल्व करने के। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, क्रैमर्स रूल। टोटल 5 मेथड्स हैं जिनसे नॉर्मली हम कर सकते हैं। बट क्या होता है, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम आमतौर पर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड ही यूज करते हैं, ठीक है। अगर रिस्ट्रिक्शन ना हो तो, या अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई एग्जाम में या एग्जामिनर ने आप पर कि इसी तरीके से सॉल्व करें, तो फिर हम अपनी मर्जी से नॉर्मली इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड या बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। यहाँ पर मैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड यूज करूंगी और उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर भी 3y है और यहाँ पे भी 3y है। एक वेरिएबल का कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल ही है, ठीक है। तो याद होगा आपको, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ मूव ऑन करना मतलब ये कि हमने थोड़ा सा रीड भी करना है क्वेश्चन को कि हम इसको कितना आसान वे में कर सकते हैं। अब मुझे ना तो कुछ मल्टीप्लाई करके इसका कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा, ना ही कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। मैंने सिर्फ ये देखना है कि 3y और 3y कैंसिल हो जाएंगे और मुझे x ही की वैल्यू चाहिए। अब ये भी नहीं कि मैं उसी वेरिएबल को कैंसिल कर दूं जिसकी मुझे वैल्यू चाहिए, थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह इसको सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इस 3y को इस 3y से कैंसिल कर दूं तो सिर्फ x बच जाएगा और मुझे x ही की वैल्यू चाहिए। दूसरी अहम बात जो मैंने आपको बतानी थी, जब आपका कोफिशिएंट इक्वल हो जाए फिर आपने ये देखना है कि जिस कोफिशिएंट को आप खत्म करना चाह रहे हैं उनके इक्वेशंस में साइन लाइक साइंस हैं या अनलाइक हैं। लाइक साइन से मेरी मुराद ये है कि y और इस y का साइन अपनी अपनी इक्वेशन में क्या है। अगर इस इक्वेशन में देखें तो प्लस है और इस इक्वेशन में देखें तो माइनस है, इसका मतलब है ये अनलाइक साइंस है। तो जब भी इक्वेशंस में साइन अनलाइक हो, आप इनके कोफिशिएंट इक्वल कर चुके हो मल्टीप्लाई करके या किसी भी तरीके से, तो अगर अनलाइक साइंस हो तो फिर इक्वेशंस को ऐड कीजिएगा, ठीक है। फिर वो खत्म हो जाएंगे दोनों, 3y और 3y कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर लाइक साइंस हो, अगर ये दोनों ही माइनस या दोनों ही प्लस के होते तो फिर आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं ताकि 3y और 3y कैंसिल आउट हो जाए। x और x कितने होंगे, 2x, 1x और 1x 2x। याद रखिएगा, जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो कोफिशिएंट ऐड होते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंट की पावर्स ऐड होती हैं, ठीक है। x 1x और 1x 2x, 9 और 5 15 24। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 12, यानी C इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच इन द गिवन ग्राफ इज। इस ग्राफ में एच के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। आपको पता है कि कार्टेशियन प्लेन में या कोऑर्डिनेट प्लेन में आपके पास जो भी कोई पॉइंट होता है उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। फर्स्ट वाली वैल्यू हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा को शो करती है और सेकंड वैल्यू हमेशा वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट को शो करती है। तो यहाँ पर अब हमसे ये पूछा गया, ये मैंने खुद से लिखा है -3 और 4। हमने सारे पॉइंट्स चेक करने हैं कि हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट कौन सा है। अब हमने कैसे इसको रीड करना है, हमने एच से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके जानी है जो कि वाई एक्सिस पर किसी पॉइंट को टच कर रही है, वो है 4। एक और बात अहम आपको बताऊं कि जब भी आपके पास कोई भी पॉइंट है आपकी प्लेन में, तो जो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है ना, ये देखें, एच से जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है वो हमेशा ऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस की वैल्यू को शो करती है, वाई कोऑर्डिनेट को शो करती है। और एच से जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है ना, वो हमेशा आपका एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू को शो करता है। ये भी एक अहम बात है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से भी एमसीक्यू आ सकता है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं -3 और फिर वाई की 4। तो -3 और 4 हमारा रिक्वायर्ड ऑर्डर्ड पेयर है। एक्स और वाई की जो वैल्यूज होती हैं हमेशा हम उनको ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। यही बात मैंने आपको नोट में बताई दी है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन या कोऑर्डिनेट, और ठीक है, किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन या रेक्टेंगुलर प्लेन, ठीक है, इसके एक ही चीज के नाम है ये, कार्टेशियन प्लेन, किसी भी यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या रेक्टेंगुलर प्लेन में जो पॉइंट होता है, जो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, वो वाई एक्सिस की वैल्यू को शो करता है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट को। अ पॉइंट इज एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एब्सिसा भी होता है।
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट इज वाई कोऑर्डिनेट। इसी तरह जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उस पॉइंट का वो वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है यूज द गिवन ग्राफ टू आंसर क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28। इस ग्राफ को देखें और क्वेश्चन नंबर 27 और 28 का आंसर करें। ये ग्राफ है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 27, वन ऑफ द पॉइंट्स दैट लाइज ऑन द गिवन लाइन इज। इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, हमने ऑर्डर्ड पेयर चेक करें। अगर आप खुद चेक करें तो ये एक्स एक्सिस का 4 4 और वाई एक्सिस का 4 कोई यहाँ पे जाके जा रहा है। ये देखिएगा, ये पॉइंट मिल रहा है। जबकि अगर आप अपनी अपनी ग्राफ वाली लाइन को देखें तो ये इस तरह को जा रही है, ये इस तरफ को जा रही है, यहाँ इसको बिल्कुल मीट नहीं कर रही है। इसका मतलब है ये ऑर्डर पेयर नहीं हो सकता। अब हम 3 और 2 को चेक कर लेते हैं। एक्स एक्सिस का 3 और वाई एक्सिस का 2, जरा ये देखिए कहाँ आ रहा है। इन दोनों को जब हम मीट करवाते हैं तो यहाँ आ रहा है। ये भी पॉसिबल नहीं है। आपका ग्राफ तो इस तरह जा रहा है, एक्स एक्सिस का 3 और वाई एक्सिस का 2 भी नहीं आ रहा, ये भी क्रॉस हो गया। सी ऑप्शन 0 और -1, यानी एक्स का 0 और वाई का -1। एक्स का 0 कहाँ होगा, ऑन द वाई एक्सिस। ये एक्स का 0, यहाँ पे भी आपका ग्राफ दूर दूर तक कहीं नहीं पास हो रहा। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन ही पॉसिबल नहीं है। फोर्थ वाला देखें, -1 एंड 0। एक्स एक्सिस का -1 और वाई एक्सिस का 0 ऑन द ग्राफ आ रहा है आपके पास। ठीक है, इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। इट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, -1 एंड 0। We check some ordered pairs of given points and then find the correct one, which is option D. Clear? Next MCQ 28. If a point lies on the given line and its ordinate is -3, ठीक है, अगर इसी लाइन पर एक पॉइंट लाई कर रहा हो और उसका ऑर्डिनेट -3 हो, ठीक है, देन द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट विल बी। मैंने आपको बताया था ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट वाली वैल्यू जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एब्सिसा भी कहते हैं, और जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। तो यहाँ हमें कह रहे हैं कि वाई कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट की वैल्यू अगर -3 हो तो एब्सिसा क्या होगा। ठीक है, अब हम देखें -3, हम वाई एक्सिस के -3 से लाइन एक्सटेंड करते हैं। ये यहाँ तक जा रही है हमारे पास, ये आ रहा है हमारा इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट आ रहा है। अब हम इसको एक्स एक्सिस पे चेक कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या पॉइंट आ रहा है। इस पॉइंट से जहाँ जहाँ ये पॉइंट आपके ग्राफ को इंटरसेक्ट करता है वहीं से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन लेंगे, और वर्टिकल लाइन हमेशा हमें एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू देगी, जो कि क्या आ रहा है, -4। तो -3 जो था वो ऑर्डिनेट था, तो एब्सिसा विल बी -4। ऑर्डिनेट मीन्स y coordinate of ordered pair, line extend from y axis at -3, now vertically meet at given line and note the x coordinate। वर्टिकली जब हम इसको, जैसे ही हम अपने -3 से लाइन एक्सटेंड करेंगे हॉरिजॉन्टली, जहां हमारे ग्राफ को टच करेगी उसी पॉइंट से हमने हॉरिजॉन्टल तो ये हो गया था ना, हमने वर्टिकल लाइन एक्सटेंड करनी है। अब ये जो वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस पर जहां जाके मीट करेगी वही हमारा एब्सिसा होगा, यानी कि -4, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है 29, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज एन ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ऑर्डर्ड पेयर हम किसको कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर हम उसको कहते हैं जिसमें राउंड ब्रैकेट में एक्स और वाई की वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, तो हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। करली ब्रैकेट में हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट में हम एक्स और वाई को लिखते हैं, एक्स और वाई की जो भी वैल्यूज आ रही होती है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि राउंड ब्रैकेट बाहर है, करली ब्रैकेट अंदर है, ये वैसे ही रॉन्ग हो गया। करली ब्रैकेट बाहर और राउंड ब्रैकेट अंदर, ये वैसे तो ठीक है बात, लेकिन ये सोल्यूशन सेट को शो कर रही है कि हमारे पास अगर एक्स और वाई की वैल्यू हो तो हम इस तरह सोल्यूशन सेट लिखते हैं। तो यहाँ पर हमसे ये नहीं पूछा गया, ये भी डिस्ट्रैक्टर हो गया। थर्ड वाले ऑप्शन में सिर्फ सोल्यूशन सेट में लिखा हुआ है वैल्यू, ये भी गलत हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है जिसमें राउंड ब्रैकेट में हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यूज जो है वो डिस्क्राइब हो रही हैं। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑर्डर्ड पेयर ऑलवेज इन राउंड ब्रैकेट, ठीक है, एंड सोल्यूशन सेट ऑलवेज इन कर्ली ब्रैकेट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, -1 एंड एमसीक्यू नंबर 30। In MCQ number 30, in the given triangle ABC, tan phi is, अब ये एक एंगल है tan phi, ठीक है, और phi कहाँ बना हुआ है, यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब यहाँ पर हमने कुछ बातें जो है वो जहन में रखनी है। जब पाइथागोरस थ्योरम की बात हो रही होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो जो बेस और एल्टीट्यूड एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती। हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है रिमेनिंग टू साइड के सम ऑफ स्क्वायर की। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बेस कौन है, एल्टीट्यूड क्या है, बहुत ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट जो है वो कोई रूल नहीं होता। लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर बेस जो है वो मैटर करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस
बी एंगल को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, उसके साथ जो साइड होती है ना, अलोंग द साइड विद द बेस एंगल, जो एंगल बन रहा होता है, अगर मैं tan फाई के बारे में बात कर रही हूँ तो BC, ये AC है आपकी, ये बेस होगी। लेकिन अगर यहाँ कोई एंगल थीटा बन रहा है, लेट कर लेते हैं यहाँ एंगल है थीटा, अगर मैं tan थीटा की बात करूंगी तो फिर AB बेस होगी। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक में बात कर रहे हैं तो जहां एंगल बन रहा है वो गिवन एंगल जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, उस एंगल के अलोंग जो साइड है वो हमेशा बेस होगी, उसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर, और 90 के एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो tan फाई का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है, tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, यानी कि tan किसी भी एंगल के साथ, तो tan फाई होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो प्रॉपर ब्रशिंग में आपके पास प्रॉपर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, ये अगर आपकी बेस है ये आपका परपेंडिकुलर होगा, इसकी ऑपोजिट साइड, बेस की ऑपोजिट परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया AB और बेस हो गया AC। tan फाई इज इक्वल टू AB ओवर AC, तो tan फाई की वैल्यू क्या हो गई, C ओवर B, यानी कि D इज द करेक्ट ऑप्शन। यही एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, इन ट्रिग्नोमेट्री द बेस विल बी AC इफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई। अगर हम एंगल फाई को डिस्कस कर रहे हैं तो बेस AC होगी, एज एंगल अलोंग द साइड फाई विल बी बेस। ठीक है, अगर हम एज ए एंगल फाई को डिस्कस कर रहे हैं तो जो साइड फाई के साथ होगी, साथ बन रही है अलोंग साइड, वो हमेशा बेस होगी। ठीक है, AC साइड, तो AC साइड हमारी बेस होगी, AB विल बी परपेंडिकुलर एंड BC इज हाइपोटेन्यूज बिकॉज इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री ऑलवेज अ हाइपोटेन्यूज। tan फाई इज इक्वल टू AB ओवर AC, tan फाई इज इक्वल टू C ओवर B। नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। 31 इन द गिवन डायग्राम, अब यहाँ पर आपके पास MCQ नंबर 30 से आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो चैप्टर है वो शुरू हो गए हैं आपके पास। ठीक है, वो पीछे हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन खत्म हो गया, ये नेक्स्ट SLO हमारे शुरू हो गई। इन द गिवन डायग्राम द लेंथ ऑफ आर्क AB इज, हमें आर्क लेंथ बतानी है, हमारे पास एक सर्कल है, आर्क लेंथ यहाँ पर हम इसको कह रहे हैं AB, ये आर्क लेंथ है, तो ये भी आर्क, ये मेजर आर्क है, ये माइनर आर्क है, तो नॉर्मली हम इस आर्क की बात करें। अगर वो आपको कहते हैं कि ये मेजर आर्क बताएं तो फिर हम इस आर्क लेंथ की बात करते हैं। तो ये आर्क लेंथ हमें बतानी है A से लेकर B तक। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू आर थीटा या S इज इक्वल टू आर थीटा। आर्क लेंथ जो होती है वो रेडियस इंटू थीटा के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो यहाँ पर रेडियस है 9 मीटर और थीटा है आपके पास 0.5 रेडियन। अगर यहाँ पर एंगल आपके पास डिग्री में होता तो याद रखें आपने डिग्री से पहले रेडियन में लेके जाना था और फिर इसको सॉल्व करना था। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि रेडियन में है तो हमें ज्यादा काम नहीं करना, हमने सिर्फ 9 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आर्क लेंथ आ गई 4.5 मीटर। तो यही बात मैंने यहाँ पे भी डिस्क्राइब की हुई है कि इफ एंगल इन डिग्री देन वी कन्वर्ट इट इन रेडियन देन सॉल्व इट। और एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, अगर हमने डिग्री से रेडियन में जाना हो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट है जी, ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 इनटू कॉट थीटा वी गेट। अगर सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 मल्टीप्लाई हो रहा हो कॉट थीटा से तो हमारे पास क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 एक आइडेंटिटी है और वो इक्वल होती है tan स्क्वायर थीटा के, ये हमें पता है। और कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, वो रेसिप्रोकल है, 1 ओवर tan थीटा के इक्वल होता है। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 की जगह हमने लिखा tan स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा की जगह हमने लिखा 1 ओवर tan थीटा। एक tan इसके स्क्वायर से कैंसिल हो गया, सिर्फ एक tan बच गया, तो tan थीटा विल बी आवर आंसर, यानी कि बी ऑप्शन। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम डिफरेंट आइडेंटिटीज को यूज करते हुए अपने आंसर की तरफ चले जाते हैं। MCQ नंबर 33 द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर 45 डिग्री इज, यानी कोसिकेंट स्क्वायर 45 की वैल्यू बतानी है। अब कोसिकेंट 45 की वैल्यू हमें पहले पता होनी चाहिए। कोसिकेंट क्या होता है, 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर है। अब साइन 45 की हम कैसे वैल्यू निकालते हैं, हमें पता है कि ट्राइंगल अगर 45 की है तो उसके सामने 1 प्लेस करेंगे, दूसरा एंगल भी 45 का है। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक एंगल 45 का है, तो दूसरा ऑप्शन भी आपके पास 45 का ही होगा। 45 के सामने भी 1 प्लेस किया, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लिया जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये अगर किसी को नहीं समझ में आ रही तो मैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
तो यहाँ पर सी क्या है आपके पास, अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं, सिर्फ ए और बी की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 + 1 2, तो सी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 2, और सी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2, जैसे मैंने यहाँ फाइंड आउट किया। तो अब यहाँ पर हमें जिसकी भी वैल्यू चाहिए होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑल की ऑल, यानी कि ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं 45 पर। तो यहाँ सिर्फ कोसिकेंट 45 डिग्री का स्क्वायर चाहिए था हमें। कोसिकेंट 45 किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर के। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, परपेंडिकुलर क्या है 1, तो 2/1 1 2 ही रहा, स्क्वायर रूट ऑफ 2/1, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्यों लेंगे, क्योंकि कोसिकेंट का स्क्वायर है, तो हमने एंगल का स्क्वायर लिया, तो 2 हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन ए। MCQ नंबर 34, इन द गिवन ट्राइंगल ABC sin थीटा इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल में sin थीटा बताना है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर अलोंग द साइड ऑफ गिवन एंगल ऑलवेज बेस, तो हमारे पास जो भी आपके पास गिवन एंगल के साथ जो साइड होती है वो हमेशा बेस होती है, उसके ऑपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये हो गई हमारी बेस और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर यहाँ पर एंगल यहाँ पर होता तो फिर ये बेस होती है परपेंडिकुलर। अच्छा, पूछा गया हमसे साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज ये है आपके पास। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो हमेशा 90 के एंगल के सामने ऑपोजिट साइड होती है। तो परपेंडिकुलर क्या है BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो BC ओवर AC साइन थीटा की वैल्यू होगी, C इज द करेक्ट ऑप्शन।